कनाडा जाना चाहते हो वो भी बिना आइल्स या स्टडी परमिट के, या फिर अगर आपका एक ड्रीम है कनाडा जाने का वो भी शॉर्ट कोर्सेज या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, तो आपके लिए SX1 वीज़ा एक गोल्डन टिकट के बराबर ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका फ्रॉम उति ओवरसीज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SX1 वीज़ा होता क्या है, उसके पूरी डिटेल में हम जानकारी लेंगे, और तो और इसके डूज़ एंड डोंट्स करने के, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए SX वीज़ा के लिए, और एक सीक्रेट टेक्निक जिससे आप SX1 वीज़ा से स्टडी परमिट तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको SX1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं एक्चुअली SX1 वीज़ा होता क्या है। आप में से कई लोगों ने अब SX1 वीज़ा के बारे में पहली बार सुना होगा, बट ये एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा का एक टाइप है। आप इससे कनाडा में शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे जाके 6 महीने या उससे कम की पढ़ाई या कोर्सेज़ कर सकते हो। तो इसमें अगर बात करें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो होता है जैसे कि सर्टिफिकेशंस को, जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्सेज़ होते हैं, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्सेज़ होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, या फिर कोई शॉर्ट स्किल अपग्रेड हो गया जैसे कि टेक, कलिनरी, बिजनेस, कोई भी छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप उसके लिए कनाडा जाना चाहते हो तो आपको SX1 वीज़ा की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप एक 4 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो, वो भी टोरंटो में, तो आपको स्टडी परमिट की ज़रूरत नहीं है। आप SX1 वीज़ा लेके बिल्कुल आराम से जा सकते हो और मोस्टली उसमें आइल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये वीज़ा एक एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी हो सकता है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है अगर हम बात करें उसकी तो। लेकिन एक वार्निंग है कि जिन लोगों ने भी SX1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना है उनको अपने रिजेक्शन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली रिजेक्शन जो है वो वीक SOP या फिर पुअर फाइनेंशियल्स की वजह से ही आती हैं इसमें। क्योंकि क्या होता है, SOP में आप उनको क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि आप इतने छोटे कोर्सेज के लिए क्यों जाना चाहते हो। देयर शुड बी अ वैलिड रीज़न ना, कि आप एक बड़ा कोर्स नहीं ले रहे हो, आप छोटे से कोर्सेज के लिए कुछ महीनों के लिए जाना चाहते हो एंड यू विल कम बैक। तो आपको वेग SOP नहीं बनानी है, प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट। आप SOP बहुत बहुत ध्यान से बनाएं। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं अब इसकी एलिजिबिलिटी की और जो डॉक्यूमेंटेशन इसकी रिक्वायर्ड होगी। एलिजिबिलिटी इज़ ऑफ कोर्स कि आपका जो कोर्स है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बड़ी रिक्वायरमेंट यही है SX1 वीज़ा की। नेक्स्ट होगा जो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLLI से ही होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फाइनेंशियली आप पूरे प्रोफाउंड होने चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग एज वेल एज योर पर्सनल टाइज भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बैक इन इंडिया, जो कि आपको वापस आने का एक रीज़न देते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक से मतलब रिक्वायरमेंट्स तो है ही हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में तो आपका पासपोर्ट आ जाता है जिसकी 6 महीने की एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है LOA फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, कि आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपके पास होना चाहिए कोर्स के लिए, जो भी सर्टिफिकेशन है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं विच इज़ लाइक 4 to 6 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए और 6 से 10 लाख की उसमें फंड्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी ITRs आ जाती हैं लास्ट 2 to 3 years। सेल्फ आपके खुद की, आपके जो भी स्पॉन्सर आपको फाइनेंशियली करे, आपके पेरेंट्स हैं या जो भी है, आप उनकी ITRs लगाएंगे। उसके बाद SOP लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दिया है। SOP पे बिल्कुल ध्यान देना इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर SX1 वीज़ा। वैसे तो आपको हर वीज़ा में ध्यान देना पड़ता है, बट क्योंकि ये छोटा वीज़ा है तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आप इस पे जाना चाहते हो। एंड आपके अगर कोई इवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन लगा सकते हो आप, वो भी लगाओ, ज़रूर लगाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन करोगे उतना वीज़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप ऑफ कोर्स वीज़ा फॉर्म भर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन होता है, क्या हम इस पे काम कर सकते हैं। सो द बेसिक एंड स्ट्रेट आंसर इज़ नो। आप इस पे वर्क राइट्स आपको नहीं मिलते, आप काम नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। आप लीगली ऑन या ऑफ कैंपस बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो ये तो रही काम की बात। अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की,
क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं इस वीज़ा के। सो प्रोज इज़ लाइक फास्ट अप्रूवल, आपको 2 से 4 हफ्ते में वीज़ा का अप्रूवल मिल जाता है, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब देखो आप कुछ महीनों के लिए हैं तो मतलब फ़ीस भी बहुत जायज़ सी होगी, कुछ ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी, हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी आपको नहीं पे करना पड़ता, और कोई लॉन्ग वेट नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल कम से कम पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। कुछ महीनों की सर्टिफिकेशन लेके आपको एक अच्छा अपग्रेड या अपस्किल हो सकते हो, आप अपने रिज्यूमे को कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्स की। कॉन्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वर्क राइट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वो भी नहीं है। उसके बाद हम बात करें कि पीआर का पाथ कोई डायरेक्टली नहीं है। तो इन टोटल आपको वापस ही आना पड़ेगा कि अगर आप SX1 वीज़ा लेते हो कुछ महीनों के कोर्सेज़ के लिए। और उसके बाद लिमिटेड कॉलेजेस भी हैं, हर कोई इंस्टीट्यूट आपको SX1 वीज़ा के कोर्सेज़ नहीं देता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के हिसाब से सोच रहे हो तो फिर आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचना पड़ेगा इन कनाडा। बट अगर आप यहाँ पे इंडिया में रह के चाहते हो कि आपका कुछ थोड़ा सा बूस्ट हो जाए करियर, तो आप इन कोर्सेज़ के लिए ज़रूर जा सकते हो। अब बात करते हैं हम वो सीक्रेट की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगी, एक हिडन स्ट्रैटेजी है जिससे लोग SX1 वीज़ा से डायरेक्टली स्टडी परमिट पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, बट अगर अच्छे सही तरीके से किया जाए तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। पहले तो SX1 वीज़ा शॉर्ट टर्म कोर्सेज ही होते हैं, तो इसलिए आप पहले वो कोर्स कंप्लीट करो कनाडा में, एंड वाइल कंप्लीटिंग दैट आप एक्सप्लोर करो कि क्या ऑप्शंस है आपके पास एज फॉर कॉलेजेस। 1 या 2 साल के प्रोग्राम्स में आपको कौन सा बेस्ट बैठ रहा है, लोकेशन सब कुछ देखो और फिर उसमें अप्लाई करो। उसके बाद आप इनलैंड स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जब एक बार आपका वो अप्रूव हो गया परमिट, आप TRV यानी कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा से आप स्टडी परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हो। और एक बार कन्वर्ट हो गए तो एज़ यूजुअल जैसे स्टडी परमिट चलता है, उसके बाद आपको PGWP पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट भी मिल जाएगा और आप एक एज अ नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट की तरह कनाडा में रह सकते हो। तो ये एक पाथवे की तरह लोग यूज़ कर चुके हैं पास्ट में भी और करते भी हैं। तो बट आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन में ज़रा से भी इधर उधर हो गया तो आपको वापस ही इंडिया आना पड़ेगा वीज़ा एक्सपायर होने पे। तो मेक श्योर ऑफ दैट कि आप बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेके आपको जाना है, और अगर जाना है तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करके आप वहाँ पे रुक सकते हैं, और अगर आपको वापस आना है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये था SX1 वीज़ा के बारे में सब कुछ। सो प्लीज़ ध्यान से सोचिएगा इसको बैठ के और रिसर्च कीजिएगा अपनी भी बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस एज मच एज़ यू कैन विद दोस्त जो आपको लगता है कि जाना चाहते हैं। उनके लिए कोर्सेज बहुत अच्छा रहेगा और उनके लिए वीज़ा एक सूटेबल वीज़ा रहेगा, एक पाथवे वीज़ा भी बन सकता है। तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पर मुफ्ती ओवरसीज़ को ज़रूर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।